हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के 2020 से लेकर 2025 तक के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2020 के पहला प्रश्न पूछा गया है, समास किसे कहते हैं। तो आपको बताना है समास किसे कहते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा, समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। ठीक है, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, नीलकमल यानी कि नीला है जो कमल। ठीक है, समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए समास के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, तो समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, मौलिक लेखन किसे कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, मौलिक लेखन से तात्पर्य उस लेखन से है जब कोई लेखक किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से लेखन कार्य करता है, वह लेखन जो होता है मौलिक लेखन कहलाता है। ठीक है, वह लेखन कार्य जिसमें लेखक नितांत नवीन विचार और सोच का सृजन करते हैं उसे क्या कहते हैं? मौलिक लेखन कहते हैं। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, लिंग किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग यानी कि जेंडर कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग कौन से? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लड़का, शेर, पेड़, लोहा आदि। ठीक है, और स्त्रीलिंग लड़की, शेरनी, माता आदि। यानी कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग शब्द होते हैं और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर आपका हो जाएगा, गद्य और पद्य में निम्नलिखित अंतर हैं। कौन कौन से? बात करें गद्य की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखी गई रचना गद्य कहलाती है। ठीक है, बात करें पद्य की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लय, ताल और छंदबद्ध तरीके से लिखी गई रचना पद्य कहलाती है। बात करें गद्य की तो इसमें व्याकरण, तर्क और वाक्य विन्यास की प्रधानता होती है, जबकि पद्य में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लय, तुकबंदी, रस और अलंकार की प्रधानता होती है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, वाक्य किसे कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर मुख्यतः 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है। और काल के भेद यहाँ पे आप देख सकते हैं, काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, बीता हुआ समय। ठीक है, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, चल रहा समय, और भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस, आने वाला समय। ठीक है, ये 3 मुख्य रूप से भेद होते हैं काल के। बात करें अगले प्रश्न की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा, उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे यानी कि आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन, विशेषता या नया अर्थ उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण। ठीक है, यहाँ पे ज्ञान शब्द है, इसमें हम आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अज्ञान। ठीक है, आ यहाँ पे क्या है? ये उपसर्ग है। इसी प्रकार से दिन शब्द है, यहाँ पृथ्वी उपसर्ग लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्रतिदिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुत्र शब्द है, यहाँ पे सु उपसर्ग लग जाएगा, क्या हो जाएगा? सुपुत्र। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की संपूर्ण जाति या वर्ग या समूह का बोध कराए उन्हें जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन कहते हैं। किन्हें? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की संपूर्ण जाति या वर्ग या समूह का बोध कराए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी,
पर्वत, शहर, पशु आदि। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया, वे क्रियाएं जिनका फल सीधा कर्ता पर पड़ता है और जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोना, हंसना, सोना, दौड़ना, आना आदि, ये कैसी क्रियाएं हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है। बात करें सकर्मक क्रिया की, वे क्रियाएं जिनका फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। इन क्रियाओं के साथ कर्म का होना आवश्यक होता है। उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ना, खाना, लिखना, देखना आदि। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति, जब हम अपने मन के भावों, विचारों या अनुभवों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ये संचार का सबसे सहज और प्राचीन माध्यम है। लिखित अभिव्यक्ति की बात करें, जब हम अपने विचारों या ज्ञान को लिखकर या लिपिबद्ध तरीके से दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। ये भाषा का स्थायी रूप है। कौन सा? लिखित अभिव्यक्ति। और यहाँ पे आप देख सकते हैं संचार का सबसे सहज और प्राचीन माध्यम है मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है सर्वनाम किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति यानी कि बार बार नाम लेने को रोकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण, मैं, तुम, वह, आप, हम, वे, ये आदि। ठीक है। ये सर्वनाम के उदाहरण हैं। बात करें सर्वनाम के कितने मुख्य भेद होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में पूछा है काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? तो आपका उत्तर होगा क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है। ठीक है। काल के भेद मुख्य रूप से 3 होते हैं, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, बीता हुआ समय, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, चल रहा समय, भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस, आने वाला समय। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम देख सकते हैं पूर्ण विराम। ठीक है। पूर्ण विराम कैसे लगता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं वाक्य के समाप्त होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, गोलू घर जा रहा है, वाक्य पूर्ण हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। ठीक है। बात करें अल्प विराम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा होता है अल्प विराम, वाक्य के बीच में जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना हो वहाँ इसका प्रयोग होता है। उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं, आम, केला और सेब लाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आम के बाद जो लगा हुआ है ये कौन सा है? अल्प विराम है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ये ऐसा लगता है जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में इसे लगाया जाता है। उदाहरण, आपका क्या नाम है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। ठीक है। बात करें विस्मयादिबोधक चिन्ह की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा लगता है हर्ष, शोक, आश्चर्य या घृणा जैसे भाव को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है समास कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा समास के मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास के 6 भेद माने जाते हैं। समास किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? तो उत्तर हो जाएगा संयुक्त वर्ण, जो वर्ण 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त वर्ण या व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छा, ये हलंत का प्लस हलंत सा प्लस आ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। कहीं कहीं दोस्तों आपको हलंत का प्लस सा मिलेगा, ये भी आपका सही है। ठीक है। इसी प्रकार से त्रा देख सकते हैं, हलंत ता प्लस हलंत रा प्लस आ, और इसी प्रकार से ज्ञा देख सकते हैं, हलंत जा प्लस या प्लस आ। ठीक है। यहाँ पे सिरा देख सकते हैं, हलंत सा प्लस हलंत रा प्लस आ। ठीक है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 में दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। प्रत्यय आपको दिया है आई, आपको 2 शब्द बनाने हैं। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा आई प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पढ़ाई यानी कि पढ़ प्लस आई, इसी प्रकार से लिखाई, लिख प्लस आई, इसी प्रकार से मिठाई, कड़ाई आदि शब्द बनेंगे। ठीक है।
बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि बोलना, विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को बोलकर स्पष्ट रूप से दूसरों तक पहुंचाने का सबसे प्राथमिक और प्रभावी माध्यम है। क्या? मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, ये आत्मविश्वास बढ़ाती है, सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करती है और व्यक्तित्व विकास में मदद करती है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में पूछा है सामान्य तौर पर पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सामान्य तौर पर पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, बात करें औपचारिक पत्र की, जो पत्र आधिकारिक, व्यवसाय और जानकारी देने के लिए लिखे जाते हैं औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, बात करें अनौपचारिक पत्र की, जो पत्र व्यक्तिगत, दोस्तों और परिवार के साथ संवाद करने के लिए लिखे जाते हैं अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कहानी शिक्षण की विधियाँ बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा कहानियाँ शिक्षण की निम्नलिखित विधियाँ हैं। कहानी कथन विधि, इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों को मौखिक रूप से कोई कहानी सुनाते हैं, विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसके बाद शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों से सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, अगला है चित्र आधारित कहानी विधि। इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के लिए किया जाता है। इस विधि में कोई घटना चित्र पर आधारित होती है। ठीक है, बात करें अगली विधि की, अधूरी कहानी पूर्ति विधि। इस विधि का प्रयोग उच्च प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। इस विधि में कोई कहानी दी हुई होती है तथा बीच बीच में रिक्त स्थान खाली होता है जिन्हें बच्चों द्वारा फिल कराया जाता है यानी कि भरवाया जाता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या हैं। तो उत्तर हो जाएगा उच्चारण दोष के सामान्य कारण भय, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि से उच्चारण में दोष आ जाते हैं। वागेंद्रियों में विकार, कंठ, तालु, होंठ, दांत आदि अंगों में दोष के कारण भी प्रयत्न, लाघव, ध्वनियां व शब्दों के उच्चारण में पूर्ण सावधानी न रखने पर ये दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य सोपान निम्नलिखित हैं। विषय का चयन, विचारों का संग्रह, क्रमबद्धता या नियोजन, भाषा एवं शब्दावली का चुनाव और प्रस्तुतिकरण एवं उच्चारण। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा शब्द शक्ति का अर्थ है शब्द के अर्थ को बोध कराने वाली क्षमता। भारतीय काव्यशास्त्र में मुख्य रूप से 3 प्रकार के शब्द शक्तियां मानी गई हैं। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये शक्तियां ये निर्धारित करती हैं कि कोई शब्द किस प्रकार का अर्थ यानी कि वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो शब्द की शक्तियां कितनी होती हैं? 3 मानी गई हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार लिखिए। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा हो जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, ये आपके 8 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में पूछा है उपसर्ग क्या है, सो उदाहरण समझाइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या उसमें विशेषता जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं, हार शब्द है, इसमें फिर उपसर्ग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रहार। ठीक है, डर शब्द है, इसमें नी उपसर्ग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? निडर। इसी प्रकार से देख सकते हैं सख्त आपका शब्द है, इसमें आ उपसर्ग लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? आसक्त। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति के 2 उद्देश्य लिखिए। आपसे लिखित अभिव्यक्ति के 2 उद्देश्य पूछे गए हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा लिखित अभिव्यक्ति के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है ज्ञान और विचारों का संचार, अपनी बात को स्पष्ट, सुव्यवस्थित और स्थायी रूप से दूसरों तक पहुंचाना। दूसरा हो जाएगा रचनात्मकता और अभिव्यक्ति, विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं को लिखित रूप जैसे कहानी, कविता, पत्र में मौलिकता के साथ प्रकट करना। ठीक है, तो ये लिखित अभिव्यक्ति के 2 उद्देश्य हो जाएंगे। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद बताइए। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 मुख्य भेद हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है जैसे पानी, खाना, चाय आदि। ठीक है, और निरर्थक कैसे होते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है लेकिन वे बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। आपने देखा होगा बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं पानी
पानी वानी, खाना वाना, चाय वाय, तो ये क्या हो जाएंगे। तो जो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी, ये तो सही है आपका सार्थक है, लेकिन दोस्तों वानी क्या होगा, तो ये आपका कैसा होगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से खाना ये तो आपका सार्थक हो जाएगा, लेकिन बाना क्या होगा, ये आपका निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका चाय हो जाएगा, चाय के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, बाय। ठीक है, जैसे कहते हैं चाय बाय, तो ये बाय क्या होगा, ये निरर्थक हो जाएगा, और चाय क्या होगा, ये सार्थक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए 2 उदाहरण लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा हम लिखते हैं रात दिन, तो रात डैश दिन। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका योजक चिन्ह है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण, जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुख और दुख। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार से उदाहरण 2 में देख सकते हैं रात दिन, परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रात दिन के बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह। ठीक है, तो ये आपके योजक चिन्ह और उसके उदाहरण हो गए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखिए। तो आपको भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण बताने हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध कराती है जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता है। ठीक है, आपके जो उदाहरण होंगे वो कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण निम्नलिखित हैं। बचपन, ये क्या है, ये अवस्था है। मिठास, ये क्या है, ये गुण है। ठीक है, बुढ़ापा, ये क्या है, अवस्था है। ईमानदारी, ये क्या है, गुण है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध कराती है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है पत्र लेखन की 4 विशेषताएं लिखिए। तो आंसर हो जाएगा एक अच्छा पत्र वह होता है जो स्पष्ट रूप से अपने विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, अच्छा पत्र कौन सा होता है, वो होता है जो स्पष्ट रूप से अपने विचारों को व्यक्त करता है, अनावश्यक बातों से बचता है, विनम्र और सम्मानजनक भाषा का उपयोग करता है और पाठक पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, पत्र लेखन की 4 मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्टता, संक्षिप्तता, शिष्टता और प्रभावशीलता। ठीक है, ये पत्र लेखन की मुख्य विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, और दोस्तों ये कहानी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नाम के 2 दोस्तों की कहानी है। ठीक है, आपने पढ़ी होगी। दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।